एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं एनसीईआरटी का करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर। आ जाओ। एक का 5 सेंटीमीटर रेडियस है, एक का 3 सेंटीमीटर रेडियस है, और दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट 2 पॉइंट्स। एक मिनट वेट करिए जरा बस। नहीं कुछ नहीं। थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं। इसका भी कुछ निकालेंगे सॉल्यूशन। तो देखिएगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल बना रहे हैं। एक सर्कल तो ये है 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा सर्कल इधर बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। थोड़ा छोटा हो गया सर्कल। इसका सेंटर इधर है, इसका सेंटर इधर है। अब वो बोल रहे हैं कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो ये इसके सेंटर में और इसके सेंटर में जो डिस्टेंस है वो टोटल 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? कॉमन कॉर्ड हमने ये कहा कि ये जो दो सर्कल्स हैं ये इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को बोल दीजिए P, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q। और P और Q को जब हम ज्वाइन करेंगे, P और Q को ज्वाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉर्ड बन गई, ये इस बड़े वाले सर्कल में भी लाई कर रही है कॉर्ड, और ये कॉर्ड इस छोटे वाले सर्कल में भी लाई कर रही है। कितना समझ में आ गया कि PQ जो है वो बड़े सर्कल में भी लाई कर रही है कॉर्ड, और छोटे वाले सर्कल में भी लाई कर रही है। तो ये कॉमन कॉर्ड हो गई। समझ गए? हमें इस कॉमन कॉर्ड की यानी कि PQ की ही लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अच्छा, सेंटर्स में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ये इसके सेंटर को मैंने मान लिया O, और इसके सेंटर को मान लिया O डैश। O से P को ज्वाइन कर दो, इसी तरह से O से Q को ज्वाइन कर दो। ये जो OP है ये 5 सेंटीमीटर है, ये जो OQ है ये भी 5 सेंटीमीटर है। क्यों? बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका मतलब ये इस सेंटर से सर्कल के सरफेस को टच कर रहे हैं तो ये 5 है, सेंटर से सर्कल के सरफेस को टच कर रहे हैं तो ये भी 5 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो कहते हैं जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये छोटा सर्कल है, इससे इसके सेंटर को ज्वाइन करिए 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही इससे इसके सेंटर को ज्वाइन करिए, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है। O P O डैश Q, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको बोल देंगे बेटा हम M। ठीक है। अब नोट करिएगा, लेट
let the two circles intersect at points P and Q respectively. Let the two circles intersect at points P and Q respectively as shown. Then PQ is the common chord. जो कॉमन chord है ये होगी PQ. ठीक है, पहली चीज तो ये. अब हम इसमें ये कहेंगे कि मैं ना दो ट्राइंगल्स की बात करता हूं. यहाँ पर हम कहेंगे ट्राइंगल OP O' एंड OQ O'. तो नोट करिए, इन ट्राइंगल OP O' एंड ट्राइंगल OQ O', ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसमें मैं ये कहूंगा OP O' ऊपर वाला ट्राइंगल, OQ O' नीचे वाला ट्राइंगल. तो इसमें मैं कहूंगा कि OP इज इक्वल टू OQ. इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दोनों 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. फिर हम कहेंगे O'P इज इक्वल टू O'Q. O'P इज इक्वल टू O'Q, ईच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और फिर ये जो बीच की लाइन है OO', इसको लिखेंगे OO' इज इक्वल टू OO'. ये हो गई कॉमन साइड. ये हो गई कॉमन साइड. ठीक है, तो अब देखिएगा OP O' और OQ O', ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ठीक है, नोट करेंगे बाई SSS congruence criteria. Triangle OPO' is congruent to triangle OQO'. OPO' के congruent हो गया. ठीक है, ये करने के बाद अच्छा ये हमने करा क्यों है वो अभी बताता हूँ. अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल OMP एंड OMQ, इसकी बात करेंगे. लेकिन ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ है, इस कॉन्ग्रुएंसी से मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर जो O है वो पहले प्लेस पर लाई कर रहा है, ऐसे इसमें भी O पहले प्लेस पर लाई कर रहा है. तो हम ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट एंगल POO' इज इक्वल टू एंगल QOO'. रीजन में लिखिएगा बाई CPCP. बाई CPCP. ठीक है. अच्छा, मतलब ये वाला एंगल POO' और QOO', ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब ये कहेंगे इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ. नाउ इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इसमें हम ये कहेंगे कि भाई OP इज इक्वल टू OQ. हाँ हाँ, OP इज इक्वल टू OQ. दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर के इक्वल हैं. दूसरा लिखेंगे जैसे हमने देखा. अच्छा, ये वाला जो है ना POO' इज इक्वल टू QOO', ये जो हमने लिखा था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. ठीक है,
तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ एंगल पी ओ ओ डैश, तो मैं इसको सिंपली एंगल पी ओ एम भी तो बोल सकता हूँ। ठीक है भाई, पी ओ ओ डैश ना बोलकर पी ओ एम बोल दें, क्योंकि ओ एम और ओ डैश एक ही स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम कहेंगे एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एम फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये हो गया पी ओ एम इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एम। फिर ये जो बीच वाली लाइन है ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रही है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड। आप समझ गए होंगे हमने क्या यूज करा, साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड। इट implies that by SAS congruence criteria, triangle OMP is congruent to triangle OMQ। ठीक है, किसी को इस चीज में प्रॉब्लम तो नहीं? सीक्वेंस अगर आप कहें तो मैं दोबारा बताऊं किस तरह से हम सीक्वेंस यूज करते हैं। सीक्वेंस में जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो दो साइड्स हैं, मतलब मेजोरिटी में साइड्स हैं। ठीक है, अगर एंगल दो होते तो हम कहते कि मेजोरिटी में एंगल हो गए, लेकिन अब क्या है, मेजोरिटी में साइड्स हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, हम अगर इसको ले लें, सोचो इधर दे रखा है ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, और इधर दे रखा है ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। तो हम इस ट्राइंगल का सीक्वेंस देखते हैं जो इधर वाला है, तो ओपी और ओ एम में ओ कॉमन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओपी को लिख देंगे पीओ और ओएम को तो ओएम ही रहने देंगे ताकि ओ बीच में आ जाए, और फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये पीओएम बन गया। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल क्या बनेगा, क्यूओ और ओ एम, जब इनको कंबाइन करेंगे तो ओ ने ओ को ओवरलैप कर दिया तो ये क्यू ओ एम बन गया। ठीक, तो आप ट्राइंगल पीओएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूओएम लिख सकते हो, लेकिन मैंने तो ओएमपी लिखा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई क्या ये इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लिखना और ऐसे लिखना क्या एक ही बात है? हम कहेंगे बिल्कुल एक ही बात है। हमने इसमें चेंज क्या करा, पी ओ एम में हमने चेंज क्या करा, इस पी को उठाकर थर्ड प्लेस पर ले गए, तो यहाँ पर भी ये जो क्यू है इसको भी उठाकर थर्ड प्लेस पर ले जाओ, तो ये बन जाएगा ओ एम पी और ये बन जाएगा ओ एम क्यू, तो सिमिलैरिटी बनी रहेगी। ठीक है, दोनों तरफ आपने अगर एक ही तरह का काम करा तो वो सिमिलैरिटी बनी रहेगी। तो चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये तरीका तो पता ही है ना। हाँ, तो चाहे तो ऐसे लिख दो, यही लिख दो ऐसे ही, या ऐसे लिखूं, बताओ। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमने ऐसे नहीं करा कि किसी को भी आगे पीछे कैसे भी कर दिया। यहाँ पर हमने देखा था कि दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो क्योंकि साइड्स मेजोरिटी में है, तीन में से अगर दो किसी के भी पास हैं तो वो मेजोरिटी में हो गया, तो साइड्स मेजोरिटी में है, तो साइड्स जो मेजोरिटी में है इधर क्या है, ओपी और ओ एम, तो हम ये देखेंगे कि कॉमन कौन सा है अल्फाबेट, कॉमन अल्फाबेट ओ है, तो जो कॉमन अल्फाबेट है उसको बीच में लेकर और ओवरलैप कर देंगे। कैसे, ये ओपी था और ओएम था, तो मैंने ओपी को मैं पलट कर पीओ लिख सकता हूँ, तो मैंने पीओ लिख दिया, और ओएम को ऐसे ही ये पलट कर क्यों लिखा, ताकि ओ बीच में आ जाए। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो पीओ और ओएम क्या बन जाएगा, पीओएम, पीओएम। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइंगल पीओएम इज कॉन्ग्रुएंट टू, सिमिलरली यहाँ पर भी वही करा, ओक्यू और ओएम था, तो ओक्यू को पलट कर क्यूओ लिख दिया, और इधर ओएम है, दोनों को कंबाइन करा तो क्यूओएम बन गया। तो ट्राइंगल पीओएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यूओएम। समझ गए? ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ मैं किस लिए कर रहा हूँ अभी समझाऊंगा आपको। हम ये करेंगे यहाँ पर कि अब आप ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि यहाँ तीसरी पोजीशन पर कौन सा एंगल है, एम, यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर क्या है, एम, तो इस ट्राइंगल का एंगल एम और इस ट्राइंगल का एंगल एम इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा एंगल पी एम ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ। रीजन में बाई सीपीसीटी, जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को एक्स मान लो। ठीक,
इज इक्वल टू एक्स, यहां मैं लिख रहा हूं से, तो ये वाला एंगल भी एक्स के बराबर और ये वाला एंगल भी एक्स के बराबर, ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। जब पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि बट एंगल पी एम ओ प्लस एंगल क्यू एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। अभी देख रहा हूँ, ये तो वैसे ही है, तो सिम कार्ड खरीद लो या प्रीपेड को पोस्ट पेड में करा लो। ये आप लोगों के पास भी आते हैं ऐसे कॉल्स? मुझे लगता है मेरे पास कुछ ज्यादा ही आते हैं। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ऐसे कॉलेज में डीन होता है। तो जो हमारे कॉलेज में डीन थे, वहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स के पास कॉल आ जाते थे ना, ये प्रीपेड को पोस्ट पेड में करा लो, लोन ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, वो कहते थे हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है, हमारे एक जानकार है उनको इसकी जरूरत है, तो डीन का नंबर दे देते थे। और डीन के पास कॉल ही कॉल आते रहते थे, डीन परेशान हो जाते थे, चक्कर क्या है मेरे पास ही इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं। देखो, पीएमओ प्लस क्यूएमओ, फिर हमने आपस में भी करना शुरू कर दिया, आपस में अपने दोस्तों के देने लगे नंबर, इसको कर दो। तो पीएमओ और क्यूएमओ दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स, तो इसको कर दिया एक्स और इसको भी कर दिया एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अभी तो ये हुआ, हमें निकालना क्या था, हमें इस पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी पीक्यू की, ठीक है। पीक्यू की लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखो। ये जो पूरी लेंथ है ओ ओ डैश, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ओ एम को मैंने बोल दिया वाई, तो ये ओ डैश एम क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई, समझ गए भाई। ये पूरी की पूरी लेंथ ओ ओ डैश ये 4 सेंटीमीटर है, दोनों के दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने ओ एम को 4 वाई मान लिया, तो ओ डैश एम क्या हो गया, 4 माइनस वाई। बोलो, समझ गए? नहीं, नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, और एक चीज और, यहां पर मैं ये देखूंगा कि पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, पीएम, और इधर पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है, क्यूएम। तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी बाई सीपीसीटी। इसको आप बोल दो पी एम इज इक्वल टू क्यू एम को, वो इक्वेशन 1 थी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने क्यों लिखा है, कि मैं अब क्या करूंगा, मैं बस पीएम की वैल्यू निकालने पर कंसंट्रेट करूंगा, और पीएम और क्यूएम दोनों इक्वल हैं, और तो हमारा पीएम प्लस क्यूएम क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पीएम, ठीक है। तो पूरी पीक्यू की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, पीएम और क्यूएम इक्वल हो गए, यहाँ तक तो क्लियर है। बताओ भाई ऑनलाइन वाले, जानवी, रचिता, टिया, विधि, यस सर। ठीक है। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। अब मैं ये कहूंगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओएमपी। जैसे x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सीधा लिख देता हूँ, ये भी 90, इसको भी x को हटा दो, ये भी 90। तो ट्राइंगल ओएमपी में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अभी बेस क्या है, ओएम,
ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ओ एम कितना था, वाई, वाई का स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, और ओपी कितना, 5। यहाँ से पी एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, वाई स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब लिखें इन ट्राइंगल ओ डैश एम पी, जैसे ओ एम पी में लगाया पाइथागोरस, अब ओ डैश एम पी में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ डैश एम पी में जब लगाएंगे तो ओ डैश एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है लीनियर पेयर से। तो यहां से मैं ये कहूंगा इज इक्वल टू ओ डैश पी का स्क्वायर। ओ डैश एम कितना है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, और ओ डैश पी कितना है, ओ डैश पी है 3, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी ना पी एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 भी पी एम स्क्वायर के इक्वल, इक्वेशन नंबर 4 भी पी एम स्क्वायर के इक्वल। जब दोनों पी एम स्क्वायर के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम कहेंगे इक्वेटिंग 3 एंड 4। इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर दो, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ट्वेंटी फाइव माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, वही ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई। 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर। भाई ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 8y, तो बाहर माइनस है तो ये हो गया प्लस का 8y। इधर भी माइनस वाई स्क्वायर, इधर भी माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब आप क्या करिए, ये 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 7, माइनस 7 प्लस 8y। अब क्या करो, माइनस 7 को इधर ले आओ, तो 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8y। 25 प्लस 7 होता है 32, पलट कर लिख दो 8y इज इक्वल टू 32। भाई 8y इधर लिख दिया, 32 इधर लिख दिया। जब पूरी इक्वेशन को पलट देते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 32 अपॉन 8, 8 वन जा 8, 8 फोर जा 32, तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 4 आने के बाद में फिर हम क्या देखेंगे, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो PQ निकालना था। मैं जानता हूँ PM और QM दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो चाहे तो इक्वेशन 3 में डालो, चाहे इक्वेशन 4 में डालो, किसी में भी आप y की वैल्यू डालकर और आप PM की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू डाल दी जाए,
तो पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 पीएम स्क्वायर तो पीएम स्क्वायर कितना हो गया 9। इसका मतलब पीएम कितना हो गया, पीएम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। देयरफॉर पीक्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पीएम प्लस क्यूएम। और आप ये देख रहे हैं पीएम और क्यूएम तो दोनों इक्वल है, पीएम और क्यूएम तो दोनों इक्वल है। तो आप क्या करें, इस पीएम को तो पीएम ही लिखा रहने दो और क्यूएम की जगह पर भी पीएम ही लिख दो। तो पीएम प्लस पीएम मतलब ट्वाइस ऑफ पीएम, इसका मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले भी बताएं। यस सर। ठीक है क्या? चलिए अगला, और कोई डाउट है इसमें? इसमें ठीक है, नहीं तो मैं अभी आरडी में से करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस। बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, सबके स्कूल की कल की छुट्टी है क्या? सभी की छुट्टी है कल की? हाँ, इंग्लिश का कौन सी क्लास का होगा? 10th का होगा, क्योंकि 12th का तो हो गया। ठीक है, तो कल भी ऐसे ही रख लूँ 4 बजे का ही टाइम? ठीक है, सही है। चलिए बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मुझे अभी 1 मिनट का टाइम।
हमने लास्ट में थ्योरम करी थी, थ्योरम 11, 12 और 13। एक क्वेश्चन दिया था, कर लिया था लास्ट में, क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, नहीं दिया था तो शायद करवाई दिया होगा यहाँ पर। चलो जी, ये क्वेश्चन और लिखो। मैंने एग्जांपल नंबर 1 या तो आपको कराया था या दिया था, तो करा दिया था, ठीक है। चलिए जी, तो हमने जैसे एग्जांपल नंबर 1 लास्ट टाइम देखा था, एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इन द गिवन फिगर in the given figure A, B and C are, in the given figure A, B and C are 3 points on a circle such that are 3 points on a circle are 3 points on a circle such that the angles subtended by the chords, such that the angles subtended such that the angles subtended by the chords AB and AC at the center O AB and AC at the center O are 90 degree and 110 degree respectively. At the center O are 90 degree and 110 degree respectively. Determine angle BAC. Determine angle BAC. डिटरमिन एंगल BAC एक फिगर दे रखी है, ये सर्कल है और इसमें BO और इधर है C। C ये पॉइंट है A, B से A को ज्वाइन कर दो। अच्छा, ये वाला एंगल इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है और जो ये वाला एंगल है ये दे रखा है 110 डिग्री। 110 डिग्री, ठीक है। ए को बी से इस तरह से ज्वाइन कर दिया और ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो ए बी ये दो कॉर्ड्स दे रखी हैं हमको, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी एट द सेंटर आर 90 डिग्री एंड 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली। डिटरमिन एंगल BAC। डिटरमिन एंगल BAC। अब एक काम करना, अगर ये 90 और 110 है तो ये वाला एंगल कैसे निकालूं? माइनस
या उल्टा बोल रहे हो? 360 माइनस दिस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं बोल दूंगा बीओसी, या इसको बोलिए रिफ्लेक्स एंगल बीओसी। रिफ्लेक्स जानते हैं क्या होता है? कि जैसे ये बीच का पॉइंट ओ है, ये बीच वाला पॉइंट जो है ये ओ है, तो अगर मैं एंगल बीओसी की बात करूं तो एंगल बीओसी कितना हो गया? 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री तो बीओसी हो गया। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? कि उसका ठीक ऑपोजिट उल्टा एंगल जो कि 360 में से सब्ट्रैक्ट करके आता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला एंगल मैं बीओसी बोल रहा हूँ तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया, बीओसी का रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं ये वाला है बीओसी, क्योंकि ये बी ओ है, बी ये वाला पॉइंट जो है ये ओ है, तो हम इसको भी बीओसी बोल सकते हैं और इधर वाले एंगल को भी बीओसी बोल सकते हैं। तो ऊपर बनने वाले तो दो एंगल हो गए ना इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले को बीओसी बोलता हूँ, मान लो मैं इसको बीओसी बोल रहा हूँ, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल बीओसी। है दोनों बीओसी ही। अगर एक को आप बीओसी बोल रहे हो तो दूसरे को रिफ्लेक्स बोल दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल बीओसी। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों को? Yes, रिफ्लेक्स, sir. ओके, रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल बीओसी, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस एंगल बीओसी क्या होगा? 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 200, तो कितना आ गया? 160 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बीओसी कितना हो गया? 160 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल जब 160 डिग्री है तो हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। समझ गए? वही हमने ये बोला कि ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, तो एक तो ये आर्क हो गई ना बीसी, तो इस तरफ ये एंगल बन रहा है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल ये कितना हो गया? ये हो गया 160 डिग्री। और ये पूछ रहे हैं ये वाला एंगल, तो एंगल, बल्कि रिफ्लेक्स एंगल बीओसी बोलो, रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। बी और सी की हेल्प से, देखिएगा, बी और सी की हेल्प से आपने क्या करा? बी से सेंटर को ज्वाइन करा, सी से सेंटर को ज्वाइन करा, एंगल क्या बन गया? 160 डिग्री, ठीक है। फिर आपने बी से, अब जो दूसरे वाली जो पॉइंट है ना, दूसरे वाली जो आर्क है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो ये वाला सर्कल तो इधर हो गया, बीसी वाला इस तरफ, ठीक है। तो इस तरफ एंगल क्या बन गया? बी और सी की हेल्प से सेंटर पर एंगल क्या बन गया? 160 डिग्री। अब बी और सी की हेल्प से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कहीं भी बना हुआ एंगल, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो पॉइंट ए ले लेते हैं, तो बी से ए को ज्वाइन करा, सी से ए को ज्वाइन करा। भाई आर्क बीसी की हेल्प से ही तो एंगल बनना है ना, तो ये जो आर्क बीसी है, तो आर्क बीसी की हेल्प से सेंटर पर तो 160 डिग्री बन गया एंगल। कैसे बनाते हैं? आर्क बीसी में दो पॉइंट्स हैं बी और सी, तो बी से सेंटर को ज्वाइन करो, सी से सेंटर को ज्वाइन करो, एंगल बन गया 160 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया इस तरफ, मतलब इस वाली आर्क की तरफ ये एंगल बना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा बचा? बीसी का ये वाला आर्क, बड़ा वाला आर्क, समझ गए? तो अब क्या करें? ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे मैंने ए पॉइंट लिया, तो जैसे बी से सेंटर को और सी से सेंटर को ज्वाइन करा था, तो जैसे ए के पॉइंट ए लिया, तो अब बी से ही ए को ज्वाइन करेंगे और सी से ही ए को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके ये जो एंगल आया, इस एंगल का डबल होता है ये सेंटर पर बनने वाला एंगल, ठीक है। तो हाँ हाँ, थ्योरम था, मैं उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसका एप्लीकेशन किसी क्वेश्चन में कैसे आता है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थ्योरम थी, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। अब आप वो थ्योरम लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल सबटेंडेड by an arc, angle subtended by an arc at the center of a circle is double the angle
double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. ठीक है, अब हम रिफ्लेक्स एंगल बीओसी निकाल चुके हैं, ये है 160 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बीओसी की जगह आ जाएगा 160 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड, एंगल बीएसी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये इन्होंने पूछा था, ये हो गया। एंगल बीएसी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। इन द गिवन फिगर in the given figure ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. ABC is a triangle in which angle BAC is equal to 30 degree. Show that BC is the radius of the BC is the radius of the circumcircle radius of the BC is the radius of the circumcircle of triangle ABC whose center is O. Whose center is O. फिगर दे रखी है इस क्वेश्चन में भी। ये फिगर है और इसमें इन्होंने दिया है एक ट्रायंगल, ABC। ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ये सेंटर है O। वो कह रहे हैं शो दैट BC इज द रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सर्कमसर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कमसर्कल क्या होता है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल बन जाए उसको सर्कमसर्कल बोलते हैं, और वो उस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, वो उन तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए तो ऐसे सर्कल को हम बोल देते हैं सर्कमसर्कल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो नोट कर लो और चाहे तो आप दिमाग में रख लो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपको हिंट दूंगा इसकी, सिर्फ आपको बस उस हिंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान से सुनिए। देखो, हमें इसका
इन्होंने बोला है शो दैट BC इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। ये जो BC है ये ट्राइंगल ABC का रेडियस तो नहीं हो सकता किसी भी तरह से, रेडियस तो नहीं हो सकता ना, ये तो कॉर्ड है। रेडियस क्या होता है? रेडियस तो वो है जो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन हो, ठीक। तो आप ये सोचो कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कि ये जो OB है, ये OB तो रेडियस है, अगर ये OB BC के इक्वल हो जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ BC उसका रेडियस भी है, एक तरह से वो रेडियस के इक्वल हो गया BC। तो आप ये देखो कि अगर मैं इस BC आर्क की बात करूं, तो यहाँ पर B से सेंटर को ज्वाइन करा, यहाँ से C से सेंटर को ज्वाइन करा, तो बीच में एक एंगल बन गया। फिर B से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर मैंने A को ज्वाइन करा, इसी तरह से C को A को ज्वाइन करा, तो ये 30 डिग्री हो गया। सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है। ये 30 है तो ये 60 हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये OBC एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो OB है लेंथ और ये जो OC लेंथ है ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस बोलिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये वाला एंगल जो है ये भी x और ये वाला एंगल भी x, समझ गए कि नहीं? ठीक है। और जब ये x और ये 60 डिग्री, तो मैं इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, x प्लस एक्स 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। समझ रहे हैं? बैठ रहा है दिमाग में? दोबारा बताता हूँ, हमको प्रूव करना है कि ये जो सर्कल है ये BC इसके रेडियस की तरह एक्ट कर रहा है। कैसे करेगा एक्ट? फिर देखिएगा, ये जो BC आर्क है, BC आर्क से जब हमने एक लाइन इधर सेंटर को ज्वाइन करी, एक लाइन इधर सेंटर को ज्वाइन करी, तो बीच में एक एंगल बन गया सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक, ये 30 है तो ये 60 हो गया, ठीक है ना। और फिर इसमें जब मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो मैंने देखा ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60, ये भी 60, 60 मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये आर के इक्वल, तो ये भी आर यानी कि रेडियस के इक्वल। तो जब ये BC भी आर के इक्वल आ गया तो BC इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कमसर्कल। समझ गए? ये आप करिएगा, इसके अलावा 3 क्वेश्चंस और भेजूंगा, ठीक, वो आपको करने होंगे। कल भी यही टाइम रखूंगा 4 बजे का, ठीक है। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके गुड इवनिंग।